दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 अगस्त 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों रक्षाबंधन का त्यौहार विशेष रूप से भाई बहन के प्यार और सम्मान को दर्शाता है। जहां इस अवसर पर वैसे लोग काफी अपेक्षित महसूस करते हैं जो घर से दूर रहते हैं या फिर जिनके भाई या बहन नहीं होते हैं। ऐसे में रिश्तेदार और पड़ोसी आगे आते हैं। इसी कड़ी में कटिहार में कल एनडीआरएफ जवानों के लिए रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कटिहार जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र मनिहारी अनुमंडल में तैनात एनडीआरएफ के जवानों को राखी के मौके पर स्कूली बच्चों ने राखी बांधी। घर से दूर रक्षाबंधन के दिन इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन को लेकर टीम भाव विभोर हो गई। छात्रों ने बताया है कि बाढ़ के दौरान एनडीआरएफ जवान अपनी जान पर खेलकर लोगों की सुरक्षा करने में लगे रहते हैं। इस वजह से हम इन्हें राखी बांध रहे हैं जिससे इनकी उम्र लंबी रहे और ये अपने हर कार्य में सफल रहे। कटिहार में बाढ़ के हालात बिगड़ने के बाद बिहार के 3 जिलों में से कटिहार के लिए भी उड़ीसा कर्नाटक से एनडीआरएफ की टीम को एयरलिफ्ट करके तैनात किया गया है। इस दौरान कुछ स्कूल के बच्चे फरिश्ता बनकर आए और एनडीआरएफ के जवानों की कलाई में राखी बांधकर उनको और उनके परिवारों का सुरक्षा का वचन मांगा। एनडीआरएफ के जवान के रूप में आए भाइयों ने भी तोहफा के तौर पर उनकी और उनके परिवार को हर हाल में सुरक्षित रखने का वादा भी किया है। दोस्तों लॉकडाउन की वजह से रोजगार पर खासा असर पड़ा है। इस दौरान बेरोजगार हुए लोगों ने अब अपराध का धंधा अपना लिया है। बिहार की राजधानी पटना में अपराध की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी के बाद जब पुलिस हरकत में आई और अपराधियों को गिरफ्तार किया गया तब जाकर यह मामला सामने आया है। जी हां, गिरफ्तार सभी अपराधी बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में नौकरी किया करते थे, लेकिन लॉकडाउन के कारण फैक्ट्री बंद हो गई और ये लोग बेरोजगार हो गए। पटना में गिरफ्तार 6 अपराधियों ने अपने अपराध करने की वजह बेरोजगारी बताई और कहा कि लॉकडाउन से पहले वो फैक्ट्रियों में काम किया करते थे। बढ़ते अपराध को देखते हुए पुलिस हरकत में आई और विशेष टीम बनाकर अपराधियों के ट्रेड को वॉच किया जाने लगा। पुलिस ने गर्दनी भाग के कुछ संदिग्धों को उठाया और फिर उनसे कड़ी से पूछताछ के बाद असलियत सामने आ गई। इस पूरे ऑपरेशन में 6 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि पटना के एसएसपी ने उन अपराधियों के नाम तो नहीं बताए हैं जो लॉकडाउन के दौरान बेरोजगार हुए, लेकिन इतना जरूर कहा है कि अपराध करने से पहले फैक्ट्रियों में काम किया करते थे। दोस्तों बिहार के 11 जिलों में सड़क दुर्घटना रोकने को विशेष पहल की जाएगी। इन इलाकों की सड़कों पर हादसे का कारण पता करने के लिए सर्वे होगा और उसके बाद निदान के उपाय ढूंढे जाएंगे। परिवहन विभाग ने इसको लेकर जिलों के डीएम को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। परिवहन विभाग की ओर से की गई समीक्षा में यह पाया गया है कि बिहार के 27 जिलों में सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है, लेकिन अब भी 11 ऐसे जिले हैं जहां दुर्घटना सामान्य से भी अधिक हो रही है। इसमें जहानाबाद, बेतिया, नालंदा, सीतामढ़ी, बक्सर, सहरसा, रोहतास, गोपालगंज, वैशाली, बांका, भागलपुर जिले शामिल है। यह यानी कि इन जिलों में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। विभाग ने इन जिलों के अफसरों को दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए 1 माह का समय दिया है। परिवहन विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि पूरे बिहार भर में हाईवे, ग्रामीण सड़कों और शहरी इलाकों में दिन रात पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। जिन जगहों पर अधिक दुर्घटना होती है वैसे इलाकों को चिन्हित करें और वहां सख्ती से यातायात नियमों का पालन कराएं। इसके अलावा मानक से भी अधिक रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों पर नियमित जुर्माना लगाया जाए। दोस्तों बिहार के कई जिले इन दिनों बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसके कारण पूरे बिहार में दूध उत्पादन में भारी कमी हो गई है। बाढ़ प्रभावित जिलों में जहां दूध के उत्पादन में करीब 20% की कमी आई है, तो वहीं कलेक्शन में भी 30% तक की कमी आई है। जहां बाढ़ प्रभावित इलाकों में पशुओं को हरा चारा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हरा चारा डूब गया है और सूखा चारा भी पानी में भीग गया है। ऐसे में पशुओं को भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण दूध उत्पादनों में कमी आई है। हरे चारे की कमी की भरपाई किसान पशु आहार से कर रहे हैं। इसके चलते उनका खर्च बढ़ गया है। इधर चारा की कीमत भी बढ़ गई है, जिससे पशुपालकों की परेशानी बढ़ गई है। जहां पहले चारा 500 रुपए प्रति क्विंटल था, तो वहीं अब बाढ़ के चलते ये 1000 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। इसके कारण पशुपालक मवेशियों को भरपेट चारा नहीं खिला पा रहे हैं। सरकार की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को मदद पहुंचाने और फिर पशुओं के लिए चारा देने के लिए इंतजाम किए गए हैं, लेकिन ये काफी नहीं हो पा रहा है। एक पशु के लिए 5 किलोग्राम चारा उपलब्ध किया जा रहा है। पशुपालकों का कहना है कि सरकार का यह प्रयास नाकाफी है।
दोस्तों बिहार में 1 अक्टूबर से नदी घाटों से फिर से बालू खनन शुरू हो जाएगा। फिलहाल एनजीटी के निर्देश के अनुसार 1 जुलाई से 30 सितंबर तक इस पर रोक है। इस बार खनन शुरू होने के साथ ही अवैध खनन, बालू की अवैध बिक्री और ढुलाई पर नियंत्रण के लिए सख्ती बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। इसके तहत नदी घाटों पर खनन की ड्रोन से मॉनिटरिंग, चालान की जांच सहित हाईटेक व्यवस्था से निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यालय स्तर से निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। संवेदनशील नदी घाटों की पहचान करके अतिरिक्त सुरक्षा बल के माध्यम से जांच सुनिश्चित की जाएगी। इसका मकसद नदी घाटों से सरकार को मिलने वाले राजस्व में बढ़ोतरी और फिर आम लोगों को उचित दर पर बालू उपलब्ध करवाना है। दोस्तों कल देश भर में भाई बहन के पवित्र प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनके सुखद जीवन की कामना करती है और भाइयों से अपनी सुरक्षा का वचन लेती है। लेकिन कटिहार के कोरा प्रखंड में राखी का त्योहार कुछ अलग ढंग से मनाया जाता है। कटिहार के कोरा प्रखंड के रामपुर गांव में बहनें रक्षाबंधन का त्योहार परंपरा से अलग हटकर मनाती है। दरअसल इस गांव में बेटियां अपने भाई के साथ साथ बहनों और सहेलियों को भी राखी बांधती है, और एक दूसरे की सलामती और उन्नति का संकल्प लेती है। गांव की एक बेटी की पहल पर पिछले 10 सालों से यह परंपरा निभाई जा रही है। रामपुर में एक सामाजिक कार्यकर्ता है शिल्पी। 10 साल पहले शिल्पी ने महिला पर अत्याचार विषय पर काम शुरू किया। बेटियों को बेटों के बराबर का दर्जा दिलाने और उन्हें बाल विवाह, दहेज प्रताड़ना, खरीद फरोख्त जैसे कुप्रथाओं से बचाने के लिए इसकी शुरुआत की गई। शिल्पी कहती है कि शुरू में लड़कियां ही इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन उसने अपना अभियान जारी रखा और लगातार लड़कियों की काउंसलिंग करती रही। कई साल के सफर के बाद उनका एक कारवां तैयार हो गया। इलाके में जहां भी बाल विवाह या फिर दहेज प्रताड़ना के मामले आते हैं, वहां शिल्पी और उनका ग्रुप हस्तक्षेप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। रक्षाबंधन के दिन लड़कियां एक दूसरे को राखी बांधकर अपने इरादे को और मजबूत बनाती है। यानी कि लड़कियां लड़कियों को राखी बांधती है। इसका एक संदेश ये भी है कि जिन बहनों के भाई नहीं हैं, उनके सुख दुख के लिए बहनें हमेशा तैयार हैं। माता पिता को भी ये संदेश दिया जाता है कि बेटी और बेटियों के बीच कोई अंतर नहीं समझे। दोस्तों बिहार में मौसम का उतार चढ़ाव जारी है। सावन खत्म हो गया है, लेकिन मानसून रह रहकर अपना तेवर दिखा रहा है। ऐसे में एक बार फिर से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बारिश को लेकर 25 अगस्त तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के 9 जिलों में 25 अगस्त तक तेज बारिश के आसार हैं। वहीं पटना में देर रात तक ठीक ठाक बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में मानसून राजस्थान के बीकानेर से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक गुजर रहा है। इसके अलावा एक चक्रवात मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में बना हुआ है, जिसके चलते दक्षिणी बिहार के जिलों में अच्छी बारिश के आसार है। हालांकि मध्य बिहार में फिलहाल बारिश की उम्मीद नहीं है। विभाग के अनुसार उत्तर बिहार के पश्चिमी चंपारण, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, सुपौल, सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर और दरभंगा में ज्यादा बारिश हो सकती है। जी हां, बिहार के इन जिलों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश के दौरान वज्रपात की भी आशंका है। दोस्तों बिहार में आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव के कुनबे की रार में बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अब तक का सबसे बड़ा जुबानी वार किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि छोटे भाई और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव उनकी हत्या कराना चाहते हैं। स्थानीय मीडिया से उन्होंने कहा है कि संजय ने ही मेरे सुरक्षा कर्मचारियों को भगा दिया है। मेरे सुरक्षा गार्ड को फोन किया और कहा है कि दिल्ली नहीं जाना है। तीनों सुरक्षा गार्ड ने फोन बंद कर लिया और वे गायब हो गए। इतना ही नहीं, तेज प्रताप यादव का दावा है कि संजय सोशल मीडिया पर उन्हें गाली दिलवा रहे हैं। उनके पास सबूत के तौर पर स्क्रीनशॉट भी है। सब पर मानहानि का केस किया जाएगा। साथ ही तेज प्रताप यादव ने कहा है कि छोटे भाई को लेकर संजय यादव दिल्ली चले गए हैं। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि मैं अकेला नहीं हूं, युवा से लेकर पूरी जनता मेरे साथ है। जहां गलत होता था वहां कृष्ण गुस्सा दिखाते थे, महादेव भी गलत पर नाराज होते थे। मैं तो इंसान हूं, मैं सच के लिए लड़ता रहूंगा और इसीलिए लोग परेशान करने के लिए प्रयास करते हैं। इसी बीच तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच गए, जहां उनकी मुलाकात पिता से हुई। अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव ऐसे समय में बिहार छोड़कर दिल्ली चला गया है जब बिहार की जनता बाढ़ से डूब रही है, जब बाढ़ ने बिहार के कई हिस्सों को तबाह कर दिया है और तेजस्वी यादव दिल्ली चले गए हैं।
दोस्तों सरकारी तेल कंपनियों ने आज का पेट्रोल और डीजल का भाव जारी कर दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी आई है। जी हां, जहां पेट्रोल 10 पैसे सस्ता हुआ है तो वहीं डीजल 20 पैसे प्रति लीटर सस्ता हुआ है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की कीमतें इस दौरान लगभग $5 प्रति बैरल तक कम हुई है। जी हां, पटना में पेट्रोल 104 रुपए प्रति लीटर और डीजल 94 रुपए 86 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। जी, वहीं कल पटना में पेट्रोल 104 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर और डीजल 95 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा था। दोस्तों बिहार में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगते ही बिजली चोरी की संख्या में कमी आने लगी है। फिलहाल बिहार में करीब 2 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा चुके हैं। वहीं इन मीटरों से छेड़छाड़ करके बिजली चोरी के मामले 3 अंकों तक भी नहीं पहुंचे हैं। इसका कारण यह है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर विशेष तकनीकी से बनाए गए हैं, जिसमें बिजली चोरी की किसी भी कोशिश की जानकारी तुरंत बिजली कंपनी के कंट्रोल रूम को मिल जाती है। इसके बाद बिजली कंपनी की टीम उपभोक्ता के यहाँ सीधे पहुंचकर कार्रवाई कर सकते हैं। हालांकि करीब 20 स्थानों पर यानी कि 20 जगहों पर मीटर को बाईपास करके बिजली चोरी की शिकायत आई, जिसके बाद बिजली कंपनी की कार्रवाई में ऐसे उपभोक्ता पकड़े गए हैं। ऐसा ही एक कार्रवाई पिछले दिनों पटना के फुलवारी शरीफ में की गई थी। सूत्रों के अनुसार स्मार्ट प्रीपेड मीटर में छेड़छाड़ के लिए इसे खोलना आसान नहीं है। इसको पैक करने के लिए विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यदि इसे खोलने की कोशिश होगी तो इसकी जानकारी कंपनी को मिल जाएगी। साथ ही कंपनी के नियंत्रण कक्ष से सीधा जुड़े रहने के कारण मीटर बंद या फिर किसी भी तरह की गड़बड़ी की जानकारी कंपनी को मिल जाती है। ऐसे में बिजली कंपनी को जांच और छापेमारी करना आसान हो जाता है। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार पंचायत चुनाव में विवाहिता महिला जिनके पिता का घर नेपाल में है, ऐसी परिस्थिति में नेपाल से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर महिला बिहार पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकती है। जब बिहार निर्वाचन आयोग ने कहा है कि किसी भी महिला की जाति का निर्धारण उनके पिता की जाति से किया जाता है, ना कि उसके पति की जाति से। इसीलिए ऐसी महिला को पंचायत चुनाव में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया है। दोस्तों बिहार के एक महिला कॉलेज में छात्रों के लिए लागू किए गए ड्रेस कोड पर घमासान मचा है। भागलपुर जिले के महिला कॉलेज सुंदरवर्ती महिला महाविद्यालय में जारी नए ड्रेस कोड के तहत अब छात्रों के लहराते और खुले बालों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी से जुड़े छात्रों ने इसे तुगलकी फरमान बता दिया है। तो वहीं कई छात्रों ने इसकी तुलना कट्टरपंथियों और शरिया कानून से की है। वहीं कुछ छात्रों ने इस फैसले का स्वागत भी किया है। यहाँ तक कि एक छात्रा ने इस फैसले के लिए कॉलेज प्रशासन को धन्यवाद दिया है। प्रिंसिपल की ओर से जारी आदेश के तहत अब छात्रों को कॉलेज परिसर के अंदर सेल्फी लेने पर भी मनाही रहेगी। उसमें लिखा गया है कि अगर किसी ने बाल खुले रखे तो उन्हें इस कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह सुंदरवर्ती महिला महाविद्यालय की कमेटी ने यह निर्णय लिया था, जिस पर अब प्राचार्य की मोहर भी लग चुकी है। ड्रेस कोड में छात्रों को सख्त निर्देश दिया गया है कि वे खुले लहराते बालों के बदले बालों में 1 या 2 चोटी बांधकर कॉलेज आए। यह कॉलेज में करीब 1500 छात्राएं पढ़ती है। नए सेशन में रॉयल ब्लू कुर्ती, सफेद सलवार, सफेद दुपट्टा, सफेद मोजा, काला जूता और बालों में 2 या फिर 1 चोटी, जबकि सर्दियों में रॉयल ब्लू ब्लेजर और गार्डियनर पहनना अब अनिवार्य कर दिया गया है। दोस्तों अगर आप जमीन मापी के बारे में सोच रहे हैं तो फिर आपको एक सलाह देने जा रहे हैं। यह सलाह यह है कि अगर आप जमीन मापी करते हैं तो आप सरकारी अमीन से जमीन मापी करें, क्योंकि सरकारी अमीन के द्वारा जमीन मापी करने से आपको बहुत फायदा होगा। और ये क्या फायदा होगा, क्या क्या फायदा होगा आपको, चलिए हम आपको बताने जा रहे हैं। बिहार के सीमांचल, मिथिलांचल, गया, पटना, समस्तीपुर, भागलपुर, नालंदा समेत कई शहरों में जमीन की खरीद बिक्री होती है। इन शहरों में अगर आप जमीन की खरीदारी करते हैं तो फिर आप सरकारी अमीन से ही जमीन की मापी कराएं। इससे आपको कई तरह के फायदे होंगे। जी हां, बिहार में सरकारी अमीन से जमीन मापी कराने पर सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जमीन मापी की पूरी जिम्मेदारी अमीन की होगी। आपको बता दें कि सरकारी अमीन द्वारा जमीन की मापी का मान्य कोर्ट में भी होता है, जबकि प्राइवेट अमीन का नहीं होगा। अगर भविष्य में आपके जमीन पर कोई विवाद होता है तो फिर सरकारी अमीन कोर्ट में गवाह बन सकता है और आपकी मदद कर सकता है। जी हां, सरकारी अमीन से जमीन की मापी कराने के लिए अंचलाधिकारी के कार्यालय में एक आवेदन देना होगा, साथ ही साथ शुल्क जमा करनी होगी। सरकारी अमीन से जमीन की मापी कराते हैं तो फिर जमीन बेचने वाला दलाल भी फर्जीवाड़ा नहीं कर सकता है, क्योंकि जमीन मापी की पूरी जिम्मेदारी अमीन की है।
दोस्तों मरहूम सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब का निकाह तय हो गया है। बताया जा रहा है कि 13 अक्टूबर को ओसामा साहब का निकाह जीरादेई प्रखंड के चांदपाली निवासी मोहम्मद आफ्ताब की बेटी से निकाह होगा। शहाबुद्दीन की होने वाली बहू डॉक्टर है। सबसे बड़ी बात यह है कि मरने से पहले ही शहाबुद्दीन ने बहू पसंद कर लिया था और उसी से ओसामा शादी करने जा रहा है। जी ओसामा साहब के होने वाले ससुर मोहम्मद आफ्ताब आलम दुबई में एक बैंक के मैनेजर है। उनके 3 बच्चे हैं, जिसमें से एक बेटा और एक बेटी डॉक्टर है। हेना साहब की होने वाली बहू ने लखनऊ से ही डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की है। ओसामा के निकाह में परिवार और करीबी लोगों के जाने की ही सूचना है। जी हाँ, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ओसामा साहब और मोहम्मद आफ्ताब की पुत्री की शादी दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन ने बहुत पहले ही तय कर लिया था। बताया जा रहा है कि 13 अक्टूबर को ओसामा साहब का निकाह होगा और 16 अक्टूबर को जिस दिन उसकी बहन हेरा साहब की निकाह होगी उसी दिन ओसामा साहब का वलीमा यानी कि रिसेप्शन होगा। दोस्तों एक पिता अपने जिंदगी में अपने बच्चों की खातिर कितनी कुर्बानियां देता है ये सिर्फ कोई पिता ही बता सकता है। ये वरना कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि पिता बनना ही दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन बच्चों की जिम्मेदारी निभाना बहुत मुश्किल और बड़ा काम होता है। यह सोशल मीडिया में वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर आप इसको लेकर ठीक से समझ सकते हैं, यह इस बात को लेकर ठीक से समझ सकते हैं। वायरल हो रहे वीडियो में आप एक शख्स को अपने बच्चों को साइकिल पर ले जाते देख सकते हैं। हालांकि ये बात जानकर आपको हंसी आ रही होगी कि साइकिल पर बच्चों को ले जाना कौन सी बड़ी बात है, तो जरा ठीक से देखिए। दरअसल ये शख्स साइकिल पर 1-2 नहीं बल्कि 9 बच्चों को ले जा रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे यूजर्स खूब पसंद कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक आदमी साइकिल से कहीं जा रहा है, जहां उसने अपनी साइकिल पर अपने बच्चों को बैठा रखा है। इस शख्स ने साइकिल के कैरियर पर 3 बच्चों को बैठाया है, उसके बाद 2 बच्चों को अपने दोनों कंधों पर बैठा रखा है। इसके अलावा 3 बच्चों को साइकिल के हैंडल से एक तख्ती बांधकर लटकाया हुआ है। जो वहीं एक बच्चे को इस शख्स ने अपनी सीट पर खड़ा कर रखा है और इस तरीके से वह तेजी से साइकिल को चलाता हुआ देखा जा रहा है। जब 15 सेकंड के इस वीडियो को भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है, जो आपसे हम भी शेयर कर रहे हैं। दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से बदतर हुए हालातों को देखते हुए सभी देश अपने अपने नागरिकों को वहां से निकालने में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में अफगानिस्तान के काबुल से उड़ान भरने वाला भारतीय वायुसेना का विमान कल गाजियाबाद के विंडन बेस पर उतर गया। इसके साथ ही अफगानिस्तान में फंसे इन भारतीयों में चैन की सांस ली। आपको बता दूं कि हिंडन पर उतरे इस विमान में 107 भारतीय नागरिकों सहित 168 लोग सवार थे। इसी विमान से उतरे एक अफगानी सांसद नरेंद्र सिंह खालसा पत्रकारों से बातचीत में फपक फपक कर रो पड़े। पत्रकारों ने जैसे ही उनसे सवाल पूछा कि एक सांसद के तौर पर अपने मुल्क को छोड़ना यानी कि अपने देश को छोड़ना कितना दर्द की बात है, इसके जवाब देने से पहले खालसा फुटक फुटक कर रोने लगी। इस पर पत्रकारों ने ढांढस बताते हुए कहा कि आप जाएंगे, एक दिन अपने घर जरूर जाएंगे, रोइए मत। फिर खालसा ने कहा कि यही तो मेरा रोना है। जिस अफगानिस्तान में हम पीढ़ियों से रह रहे हैं वहां ऐसा नहीं देखा गया था। सब कुछ खत्म होकर जीरो हो गया है और 20 साल जो सरकार बनी वे खत्म हो गई। खालसा लाख कोशिशों के बाद भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहे थे। आपको बता दूं कि अब तक काबुल से लगभग 300 नागरिकों को वापस लाया जा चुका है। जी हां, भारत इस समय तजाकिस्तान और कतर के रास्ते से अपने नागरिकों को एयरलिफ्ट कर रहा है। दोस्तों राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार और पार्टी में जारी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। तेज प्रताप यादव ने अब फेसबुक पर पोस्ट लिखकर पार्टी के नेताओं को चेतावनी दी है। तेज प्रताप यादव के इस पोस्ट पर सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता कृष्ण की चेतावनी की कुछ पंक्तियां अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखी है। तेज प्रताप यादव ने इसके जरिए कहा है कि मैं परिवार के खिलाफ नहीं कुछ बोलूंगा, मगर शांति स्थापित होने की पहल होनी चाहिए। इसी दौरान तेज प्रताप यादव ने हक की मांग की है। जी वही कविता के जरिए तेज प्रताप यादव ने राजद परिवार में अपने हक की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी अगर बाधा हो तो केवल दे दो 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। तेज प्रताप यादव के इस पोस्ट के बाद आरजेडी के भीतर जारी सत्ता संघर्ष सामने आ गया है। तेज प्रताप यादव ने नसीहत दी है। इससे पहले की नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव मामले में पिछले दिनों बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि नाराजगी होती रहती है, लेकिन माता पिता ने हम सभी को संस्कार दिए हैं कि बड़े का आदर करें, साथ ही अनुशासन में रहें। वहीं अब माना जा रहा है कि तेज प्रताप यादव की लड़ाई अब लालू यादव के पास भी पहुंच गई है।
दोस्तों, बाढ़ के कारण बिहार के हालात खराब होते जा रहे हैं। यहाँ के 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। अब हाजीपुर और सारण में घरों में पानी घुसने से लोगों को ऊंचे स्थानों पर शरण लेनी पड़ रही है। जहाँ सारण में खेतों में पानी भरने से कई किसानों की फसल भी बर्बाद हो चुकी है। हाजीपुर की रहने वाली इंदु देवी ने एक न्यूज चैनल को बताया है कि बाढ़ का पानी घरों में आने से हम अपने परिवार और जानवरों के साथ दूसरे जगह आ गए हैं, लेकिन यहाँ जिंदा रह पाना बहुत कठिन हो रहा है। उन्होंने बताया है कि हमें कभी कभी ही खाना मिलता है, ज्यादातर समय भूखे रहना पड़ता है। एक और स्थानीय व्यक्ति ने बताया है कि हम लोग पिछले 10 दिनों से यहाँ पर रहे मवेशियों को जैसे तैसे खिला रहे हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान के हालात दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहे हैं। हजारों लोग देश छोड़कर भाग गए हैं, वहीं हजारों अभी भी देश छोड़ने की फिराक में हैं। यह देश में गहरा मानवीय संकट पैदा हो गया है। बैंकों में ताले लग गए हैं, महंगाई 7वें आसमान पर है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने अफगानिस्तान को लेकर चेतावनी जारी की है कि तालिबान के कब्जे के बाद से देश में मानवीय संकटों की एक सीरीज शुरू कर दी है, जिसमें स्वास्थ्य के अलावा भी कई चीजें शामिल है। यह देश के लोग भूखमरी और बीमारियों की चपेट में हैं, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे और महिलाएं शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने शनिवार को एक बयान जारी करके अफगानिस्तान में स्वास्थ्य देखभाल की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा है कि यहां अनगिनत लोग संघर्ष के चलते भूख और बीमारी की चपेट में हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक देश की आधी आबादी को मानवीय सहायता की जरूरत है, जिसमें 1 करोड़ बच्चे और महिलाएं भी शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के प्रवक्ता तारिक सारेविक ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में मौजूदा सूखी से पहले ही विकट स्थिति और बिगड़ने की आशंका है। WHO के प्रवक्ता ने कहा है कि महिला स्वास्थ्य कर्मियों तक महिलाओं की पहुंच सुनिश्चित करने पर ध्यान देने के साथ साथ देश भर में बिना किसी रुकावट के स्वास्थ्य सेवाओं का निरंतर जारी रहना जरूरी है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर पूरे बिहार भर के लोगों को बधाई दी है। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिमंडल के कई वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मिलकर पैरों को राखी बांधी है। इस दौरान पूरे बिहार के लोगों को उन्होंने पर्यावरण के प्रति जागरूक किया है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि 2012 से ही रक्षाबंधन को वे वृक्ष रक्षा दिवस के तौर पर मनाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि लोगों को पेड़ पौधे की सुरक्षा करनी चाहिए। इससे पहले ट्वीट करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि रक्षाबंधन के अवसर पर बिहार एवं देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं। रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार एवं स्नेह का त्यौहार है। इस दिन भाई अपनी बहनों को जीवन भर रक्षा करने का वचन देता है। बिहार सरकार महिलाओं की सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने कहा है कि इस मौके पर हमें कोरोना को लेकर भी गंभीर रहने की जरूरत है। दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उठाने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। इस योजना के तहत अब आपको हर महीने 3000 रुपए मिल सकते हैं। इसके लिए आपको कोई दस्तावेज भी नहीं देना होगा। दरअसल पीएम किसान योजना के तहत अब तक किसानों को 2000 रुपए 3 किस्तों यानी कि सालाना 6000 रुपए मिलते थे, लेकिन इस योजना के तहत अब आपको सालाना 36,000 रुपए मिल सकते हैं। तो आइए इस योजना के बारे में जानते हैं कि आखिर कैसे आपको 36,000 रुपए मिलेगा सालाना। तो पीएम किसान मानधन योजना के अंतर्गत किसानों को हर महीने पेंशन दी जाती है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपए यानी कि साल के 36,000 रुपए किसानों को पेंशन दी जाती है। दरअसल मोदी सरकार किसानों को आर्थिक मदद के लिए ये राशि देती है। आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ 18 से 40 साल तक का कोई भी व्यक्ति यानी कि कोई भी किसान ले सकता है। इसके लिए अधिकतम 2 हेक्टेयर तक ही खेती योग्य जमीन होनी चाहिए। कम 20 साल और अधिकतम 40 साल तक 55 रुपए से 200 रुपए तक का मासिक अंशदान करना होगा, जो किसान की उम्र पर निर्भर है। 18 साल की उम्र से जुड़ने वाले किसानों को मासिक अंशदान 55 रुपए देना होगा। अगर 30 साल की उम्र में इस योजना से जुड़ते हैं तो फिर 110 रुपए जमा करना होगा। अगर आप इस योजना से 40 साल की उम्र में जुड़ते हैं तो फिर हर महीने आपको 200 रुपए जमा करने होंगे। दोस्तों, जदयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों बिहार यात्रा पर है। इसी क्रम में विभिन्न जिलों में उनके स्वागत के लिए पोस्टर बैनर लगाए जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर समाहरणालय परिसर में पोस्टर लगाया गया है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा को भावी मुख्यमंत्री बताया गया है। पोस्टर में निवेदन अखिल भारतीय सम्राट अशोक समता परिषद मुजफ्फरपुर लिखा हुआ है, जिसको लेकर कई सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। पोस्टर को लेकर जेडीयू के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि ये पोस्टर पार्टी को बदनाम करने के लिए लगाया गया है। उन्होंने इसकी जानकारी उपेंद्र कुशवाहा को दी है और कार्रवाई की भी मांग की है।
दोस्तों उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन मजबूत कर रही है। जहां वहीं अब बीजेपी आगामी चुनाव में जदयू के साथ भी गठबंधन कर सकती है। इस बारे में दोनों दलों के नेताओं के बीच बातचीत चल रही है। जब बिहार से सटे उत्तर प्रदेश के लगभग 2 दर्जन विधानसभा क्षेत्रों में जदयू का प्रभाव माना जाता है। जब बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन बिहार तक सीमित है। उत्तर प्रदेश में पहले भी बीजेपी और जेडीयू के बीच गठबंधन रहा है, लेकिन पिछले कुछ सालों से दोनों दल साथ नजर नहीं आए। जब बीजेपी नेता उत्तर प्रदेश में जदयू का जनाधार नहीं मानती, लेकिन ताजा समीकरण को देखते हुए इस बार दोनों दलों के नेताओं के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। बिहार से सटे यूपी के लगभग 2 दर्जन विधानसभा सीटों में जदयू अपना प्रभाव होने का दावा करती है। इसी के साथ यूपी के कुर्मी और भूमिहार वर्ग पर पकड़ की बात जदयू ने कही है। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी को इस गठबंधन का ज्यादा लाभ होने वाला है। दोस्तों बिहार में करंट लगने से 5 लोगों की जान चली गई है। इस घटना के बाद से मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है। यह घटना बिहार के अलग अलग जिले में हुई है। बताया जा रहा है कि सिवान में 2, मधेपुरा में 1 और कैमूर में 2 लोगों की जान करंट लगने की वजह से गई है। मिली जानकारी के अनुसार सिवान के नबीगंज ओपी के बालाकोठी गांव में करंट लगने से मां बेटी की जान चली गई। यह बताया जा रहा है कि मां अपने 2 बेटों के साथ रूम में सो रही थी, तभी बिजली की तार उन पर गिर गई। तभी करंट की चपेट में आने से मां इंदु देवी और उनके 10 साल की बेटी की जान चली गई। दोस्तों बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तिथि घोषणा होने के बाद ही ग्रामीण इलाकों में इसे लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। यह संभावित उम्मीदवार जहां मतदाताओं के नब्ज टटोलने में लगे हैं, वहीं कुछ भावी प्रत्याशी चुनाव के नियम कानून समझने के लिए कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। यह पंचायत चुनाव की तिथियों की घोषणा के बाद से ही प्रशासन चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। जब बिहार निर्वाचन आयोग भी चुनाव को लेकर सभी तरह की तैयारियों पर पैनी निगाह रखी हुई है। जब मुजफ्फरपुर जिले के एक अधिकारी कहते हैं कि निर्वाचन आयोग की तरफ से जारी गाइडलाइंस का पालन सभी अभ्यर्थियों को करना होगा। यह नियमों का उल्लंघन करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई होगी। सूत्रों का कहना है कि आयोग पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण निष्पादन कराने को लेकर संकल्पित है। दोस्तों रक्षाबंधन पर नेपाल की ओर से सीमा खोले जाने की आस लगाए भाई बहन और व्यवसायियों को निराशा हाथ लगी है। कोरोना के कारण पिछले 19 महीने से बंद पश्चिमी चंपारण, रक्सौल, मधुबनी और सीतामढ़ी से जुड़ी सीमा पर कोई भी छूट नहीं मिली, जिससे त्योहार में रौनक आ सके। इस बार भी त्योहार फीका तो व्यापार मंदा रहा। 50,000 से भी अधिक लोगों का परस्पर देशों में वैवाहिक संबंध है। सावन और रक्षाबंधन दोनों देशों के लिए खास होता है। एक दूसरे देशों में जाकर देवस्थलों में पूजा अनुष्ठान से लेकर खरीदारी के मौके होते हैं। यह लगातार दूसरे साल ये प्रभावित रहा है। दोस्तों बिहार के बक्सर और कैमूर में देश का पहला चावल का साइलो गोदाम बनेगा। यह भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम बक्सर जिले के इटारी के बैरी और कैमूर जिले के मोहनिया के सोनधियारा में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू होगा। यह जानकारी केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने दी है। दोस्तों बिहार में शिक्षकों के लिए बुरी खबर है। जब पंचायत और नगर निकायों के माध्यम से बहाल शिक्षकों को इस साल भी उन्हें ट्रांसफर के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि विभिन्न नियोजन इकाइयों के माध्यम से चल रही शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही तबादला होगा। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग का मुख्य फोकस शिक्षा बहाली है। यह तबादले के लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। 90,762 प्रारंभिक और 32,000 से अधिक हाई स्कूलों के शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया अभी चल रही है। शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए नई नियमावली लागू हो गई है। दोस्तों सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बिहार झारखंड के युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय वायुसेना ने ग्रुप सी सिविलियन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ऐसे में योग्य उम्मीदवार रोजगार समाचार के विज्ञापन जारी होने के 30 दिन यानी कि 7 सितंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों भारत सहित दुनिया के 1 अरब से भी ज्यादा बच्चों पर जलवायु परिवर्तन का गंभीर खतरा मंडराने लगा है। यह यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत उन 4 दक्षिण एशियाई देशों में शामिल है जहां बच्चों को उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का सबसे अधिक खतरा है। यह रिपोर्ट के मुताबिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान पर जलवायु परिवर्तन का संकट सबसे अधिक है। यह यूनिसेफ द्वारा बच्चों पर केंद्रीय क्लाइमेट स्किल इंडेक्स भी जारी किया गया है, जिसमें भारत सहित इन देशों को जलवायु परिवर्तन के मामले में सबसे ज्यादा जोखिम वाले देशों में शामिल किया गया है। जी हाँ, जहां जलवायु परिवर्तन कई तरीके से बच्चों के वर्तमान और भविष्य पर असर डाल रहा है। इस सूची में यानी कि इस लिस्ट में जहां भारत का स्थान 26वां है, वही पाकिस्तान 14वें, बांग्लादेश 15वें और अफगानिस्तान 25वें स्थान पर है।
वही कई देशों में तो बच्चे एक साथ कई खतरों का सामना कर रहे हैं। यह उनके जीवन और विकास के लिए गंभीर खतरा है। यह कोविड-19 महामारी ने इन समस्याओं को और बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया के करीब आधे बच्चे, जिनकी संख्या 1 अरब से ज्यादा है, वे जलवायु परिवर्तन के उच्च जोखिम वाले 33 देशों में रहते हैं। इन बच्चों को साफ पेयजल, स्वच्छता और स्वस्थ देखभाल जैसे जरूरी सेवाएं भी पर्याप्त नहीं मिल पाती है। जो वही जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण से जुड़े खतरे उनके जीवन को और जोखिम बना रहे हैं। ऐसे में अनुमान है कि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन का असर बढ़ेगा, वैसे वैसे उन पर जोखिम और बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सियासी जनाधार बनाने लगे विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो और बिहार सरकार में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री मुकेश सहनी पूर्व सांसद फूलन देवी को लेकर अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। यह योगी सरकार द्वारा फूलन देवी की प्रतिमा को उत्तर प्रदेश में लगने से रोके जाने के बाद उन्होंने अब नए तरीके से अपने मकसद में आगे बढ़ने का तरीका खोज लिया है। मुकेश सहनी अब फूलन देवी की प्रतिमा को लोगों के घर घर तक पहुंचाने का फैसला किया है। यह पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने बताया है कि वीरांगना फूलन देवी के शहादत दिवस को और भी भव्य बनाने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने फूलन देवी के आदर्शों, संघर्षों, माताओं बहनों को सशक्त करने के उनके प्रयास को भारतवर्ष के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए एक मुहिम की शुरुआत की है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति वीआईपी पार्टी की वेबसाइट पर जाकर वीरांगना फूलन देवी की स्मृति चिन्ह को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। देव ज्योति ने बताया है कि अभी वीआईपी पार्टी की वेबसाइट पर 30,000 से ज्यादा ऑर्डर आ चुके हैं। जहां इतने कम समय के अंतराल में देश भर से इतने ज्यादा स्मृति चिन्हों को प्राप्त करने की प्रबल इच्छा जो देश की जनता ने दिखाई है, उससे यह साफ होता है कि फूलन देवी का संघर्ष और उनका बलिदान लोगों के मन में आज भी जीवित है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।